जैसा कि कल के लेक्चर मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर सेल्फ इंक्रिमिनेशन पे होगा, यानी आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। तो आज जो है ये शुरू करते हैं। इसकी हिंदी आत्म अभिश्रमण होता है, यानी इसका मतलब ये कि अपने को सजा देने वाली ऐसा कोई बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिससे कि उसको स्वयं को कोई सजा मिले। यहाँ पर थोड़ा सा क्रिमिनल लॉ का नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीआरपीसी और सीआरपीसी एविडेंस दोनों ही आप चूँकि थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, तो उसके बिना इसको थोड़ा समझना मुश्किल है। जब कोई क्रिमिनल केस का ट्रायल चल रहा होता है तो वहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 से 30 तक में प्रोविजन आता है जिसको कहते हैं कन्फेशन। तो कन्फेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई अभियुक्त अपने अपराध को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है, यानी एक तरह से अभिस्वीकृति करता है। अभिस्वीकृति का ही पार्ट होता है, लेकिन वहाँ पे दो वर्ड यूज होता है, अभिस्वीकृति और संस्वीकृति, यानी एक्नॉलेजमेंट एंड कन्फेशन। तो जो एक्नॉलेजमेंट है वो या एक्सेप्टेंस जो है वो सिविल मामले में होता है, और क्रिमिनल मामले में भी किसी फैक्ट को एक्नॉलेज करना उसके अंतर्गत आता है, लेकिन उसमें पूरी तरह से अपने को दोष सिद्ध नहीं किया जाता। लेकिन जब अपने को अपनी दोष को मान लिया जाता है, दोष सिद्ध अपने को मान लिया जाता है, और उस हिसाब से जब कन्फेशन किया जाता है जिससे ये बात साबित हो जाए कि करने वाला व्यक्ति ही दोषी है और उसके अलावा कोई व्यक्ति दोषी नहीं है, तो उस स्टेटमेंट को कन्फेशन कहा जाता है, जो सेक्शन 24 में 24 एक्चुअली डेफिनेशन नहीं दी गई है कन्फेशन की, लेकिन 24 से ये निकल के आता है। तो जब आप थर्ड ईयर में इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24, 25 एंड 26 पढ़ेंगे तो वहाँ पर कन्फेशन की मीनिंग क्या है, कन्फेशन कब एक वैलिड होता है, ये सारी बातें आएंगी। तो बहुत डिटेल में वहाँ पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं इतनी बता दूं कि कन्फेशन क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति आपराधिक मामले में अपने अपराध को स्वीकार करता है तो कन्फेशन होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि ऐसा कन्फेशन हमेशा फ्री विल से होता है, किसी भी तरह के भय, धमकी, दबाव इत्यादि में, या पुलिस को दिया गया कन्फेशन या पुलिस की कस्टडी में दिया गया स्टेटमेंट कन्फेशन कभी भी नहीं माना जाता। तो इसी पर बेस्ड है ये सेक्शन, ये आर्टिकल सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी को कन्फेस करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 क्या प्रोवाइड करता है? नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी किसी भी व्यक्ति को जिसको कि किसी आपराधिक मामले में वो अभियुक्त है, उसको खुद के खिलाफ, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसका दूसरा अर्थ यही है कि उसको खुद के खिलाफ या खुद के अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर वो स्वयं अपनी इच्छा से स्वीकार करता है तो ठीक है, अदरवाइज जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है उसमें एक थंब रूल है कि किसी भी एक्यूज्ड को हमेशा न्यायालय की दृष्टि में निरपराध माना जाता है, उसे बेकसूर माना जाता है, और उसने अपराध किया है ये साबित करने का भार प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। तो प्रोसिक्यूशन की हेल्प के लिए पुलिस होती है, और पुलिस का ये काम होता है कि वो उस मामले में इन्वेस्टिगेट करके और पूरे जो एविडेंसेस है वो कलेक्ट करे, और उस एविडेंस के आधार पर जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है वो उसके विरुद्ध मामले को संदेह से परे साबित करे। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं पर भी उसे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। हालांकि ये भी आपको बता दें कि व्यवहारिक तौर पर कई बार इसका दुरुपयोग भी होता है। कई बार जब किसी व्यक्ति को पुलिस थाने में पकड़ के ले आती है तो उसे भय, धमकी, दबाव वगैरह दे के उसे स्टेटमेंट पर साइन कराए जाते हैं, उसे बयान भी ले लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी स्वतंत्रता है सीआरपीसी में ही कि जब वो व्यक्ति न्यायालय में जाता है और 164 सेक्शन 164 सीआरपीसी में वो अपनी बयान रिकॉर्ड कराता है मजिस्ट्रेट सामने, तो ये जरूरी नहीं है कि वो पुलिस को जो दिया हुआ बयान है वही बयान जारी रखे, वो कई बार उससे पलट भी जाता है, और वहां पर फिर उसके अगेंस्ट एविडेंस साबित करने का भार पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन का होता है। तो ये सब सारी चीजें आपको जब डिटेल में थर्ड ईयर में सीआरपीसी और एविडेंस वगैरह पढ़ाई जाएंगी तो वहां पर आप पढ़ेंगे।
फिलहाल हम इस क्लॉज की बात कर लेते हैं कि किसी भी अभियुक्त को उसके स्वयं के विरुद्ध विटनेस होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दिस क्लॉज इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम नेमो टेन्योर प्रोडेयर एक्यूशर एपिसम इप्सम। ये लैटिन मैक्सिम्स है, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो बहुत जरूरी नहीं है। इसका मीनिंग है विच मीन्स दैट नो मैन इज बाउंड टू एक्यूज हिमसेल्फ, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध अपने को अभियुक्त साबित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इट इज नोन एज मिरांडा प्रिंसिपल। तो कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मिरांडा प्रिंसिपल्स के नाम से भी पूछा जाता है कि मिरांडा प्रिंसिपल्स क्या है। तो वो 20 सब क्लॉज 1 में इनकॉर्पोरेटेड है, 20 सब क्लॉज 2 में है, 20 सब क्लॉज 3 में है या किसी और में है। तो आपको मिरांडा प्रिंसिपल एंड 20 सब क्लॉज 3 इनका लिंक आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि 20 सब क्लॉज 3 में जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे हम मिरांडा प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव का भी एक क्वेश्चन तैयार होता है इससे। अब इसके प्रोविजंस हैं, द क्लॉज एम्बॉडीज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कॉमन लॉ क्रिमिनल जरिस्प्रूडेंस। ये आंग्ल विधि के आपराधिक विधि शास्त्र की मूलभूत परिचय देता है, उसकी चरित्र को उजागर करता है। क्या? एन एक्यूज्ड मस्ट बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल द कंट्री इज प्रूव्ड, जो कि अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया। क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडियन जरिस्प्रूडेंस है वो सारा मैक्सिमम पार्ट उसका कॉमन लॉ जरिस्प्रूडेंस से है। तो जो मैंने भारत में बताया कि भारत की न्याय प्रणाली में हमेशा अभियुक्त को बेकसूर माना जाता है, तो ये बेसिकली कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है और वहीं से लिया गया है। उसके बाद दैट इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू एस्टेब्लिश द गिल्टी ऑफ द एक्यूज्ड। ये सब चीजें मैं पिछले स्लाइड में बता चुका आपको कि ये हमारे यहाँ जो अभियोजन पक्ष है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसकी गिल्ट को साबित करे, एंड दैट द एक्यूज्ड नीड नॉट मेक एनी एडमिशन और स्टेटमेंट अगेंस्ट हिम ऑफ हिज ओन फ्री विल। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई एक्यूज्ड अपने अपराध को स्वीकार करे या अपने संबंध में किसी भी तरह की किसी बात की स्वीकृति दे, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। The protection is available only if the following ingredients are present। जैसे कि सेक्शन 20 सब क्लॉज 2 में 5 इंग्रेडिएंट्स थे डबल जीओपार्डी की बेनिफिट्स लेने के लिए, उसी तरह से आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रोटेक्शन है उसको लेने के लिए 3 ग्राउंड सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला, इट इज द प्रोटेक्शन अवेलेबल टू अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। यह उन्हीं व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जो कि किसी मामले में अभियुक्त ठहराए गए हों किसी अपराध के संबंध में। इट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपल्सन टू बी अ विटनेस। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के खिलाफ एक तरह का ये सुरक्षा है कि कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता उसको अपने कार्यों को, अगर उसने किया है या नहीं किया जिसी भी स्थिति हो, तो उसके द्वारा किसी कार्य को करने के बारे में स्वीकृति के लिए बाध्य नहीं कह सकता कि आप इसको स्वीकार कर लो। इट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच कंपल्सन एज रिजल्टिंग इन हिज गिविंग एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये ऊपर वाले से निकलता हुआ है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि उसके स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा किया जा सके। तो पहले तो उसकी गवाही होगी, उस गवाही के आधार पर कोई साक्ष्य इकट्ठा किया जा सकता है, जो कि इंडियन एविडेंस के सेक्शन 27 में ये प्रोविजन है कि 24, 25, 26 के अंतर्गत अगर वो स्टेटमेंट देता है और उस स्टेटमेंट के आधार पर कोई निशानदेही मिलती है तो वो 27 में पुलिस कलेक्ट कर सकती है और एविडेंस के आधार पर कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकती है। तो न तो किसी अभियुक्त को उसके स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा सकता है और न ही उसे कोई ऐसा एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ठीक है, या वो स्टेटमेंट एविडेंस के रूप में प्रयोग किया जा सके इसके लिए बाध्य किया जा सकता है। तो ये 3 आधारों पर उसे सुरक्षा प्राप्त होती है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसके जुडिशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। नंबर 1,
person accused of an offense. A person accused of an offense means a person against whom a formal accusation relating to the commission of an offense has been labeled. तो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस का मतलब क्या है? किसी अपराध में, किसी मामले में अभियुक्त, किसी मामले में अभियुक्त का मतलब यह है कि उसको, उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई हो, या उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज हुई हो, या किसी भी ऑफेंस के कमीशन के बारे में, यानी ऑफेंस का मतलब क्या है? अपराध। तो किसी अपराध के घटित होने के संबंध में उसको दोषी ठहराया गया हो, विच इज द नॉर्मल कोर्स में रिजल्ट इन प्रोसिक्यूशन, और जिसका जो एक औपचारिक उसकी परिणति होती है वो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन यानी मामले की ट्रायल के संबंध में होता है, अभियोग चलाया जाता है। फॉर्मल accusation is ordinarily brought into existence by lodging of FIR or a formal complaint to the appropriate authority or court against the specific individual accusing him of the commission of a crime, जो कि मैं चर्चा कर चुका हूँ कि किसी व्यक्ति को ऑफेंस कैसे, वो दोषी है या वो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज नहीं होता है तब तक उस व्यक्ति को हम अभियुक्त नहीं कर सकते। यहाँ पर ये चीज आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। हालांकि सीआरपीसी के प्रोविजन है जो थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे कि सबसे पहले कोई व्यक्ति अभियुक्त कब होता है? तो अभियुक्त तब होता है जब उसके खिलाफ एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज होता है, ठीक है। उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दो स्थितियां होती है, एक तो चार्जशीट पेश होती है और एक एफआईआर होती तो पुलिस रिपोर्ट ही है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में अगर कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो पुलिस उसके खिलाफ लिख देती है पुलिस रिपोर्ट में कि कोई एविडेंस, पर्याप्त एविडेंस नहीं है, तो उसको हम आमतौर पर एफआईआर कहते हैं और वो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है तो उससे डिस्चार्ज कर देता है। अदरवाइज चार्जशीट पेश होती है। चार्जशीट जब पेश हो जाती है, उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाता है तो वो आरोपी हो जाता है। आरोपी होने के बाद उसके खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई शुरू होती है। ट्रायल की कार्रवाई जब तक वो चल रही है तब तक वो अभियुक्त ही है। हाँ, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग ट्रायल वो बहुत गंभीर प्रकार का अभियुक्त है और उसके खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं और वो एविडेंस को प्रभावित कर सकता है तो उसे कई बार उसे जेल में डाल दिया जाता है, उसे बेल कैंसिल कर दी जाती है या बेल दी नहीं जाती। ऐसे कंडीशन में उसको अंडर ट्रायल अभियुक्त भी कहते हैं, अंडर ट्रायल एक्यूज्ड। और जब हियरिंग ट्रायल पूरी हो जाती है और सजा सुना दिया जाता है तो वो अभियुक्त नहीं रह जाता, अभियुक्त से वो दोष सिद्ध हो जाता है, ठीक है, तो कन्विक्ट हो जाता है वो। तो ये सब कुछ वर्डिंग्स हैं जो आपको जानने चाहिए। एनीवे, तो कुल मिलाकर यह है कि पर्सनल एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस का मतलब है कि या तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ हो या उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई हो, तभी उसे फॉर्मल एक्यूजेशन कहा जा सकता है। वेयर अ कस्टम ऑफिसर्स arrested a person and informed him on the ground of his arrest for the purpose of holding an inquiry into the violation of provisions of C Custom Act 1878, there being no formal accusation of an offence. Article 20 subclause 3 was held not attempted. इस मामले में कस्टम ऑफिसर्स के थ्रू अगर किसी को पकड़ा गया कि उसके खिलाफ कोई जांच वांच की जाए तो उस कंडीशन में इसको फॉर्मल एक्यूजेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी की व्यक्ति के खिलाफ जांच पड़ताल करना ये फॉर्मल एक्यूजेशन नहीं माना जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और न ही कंप्लेंट दर्ज हुआ है। क्योंकि कस्टम ऑफिसर्स को कस्टम एक्ट के अंतर्गत उन्हें ये राइट है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शक हो तो उसकी वो व्यापक जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो मात्र जांच पड़ताल करने की सूचना देना कि आप कमरे में आओ और आपकी जांच की जाएगी, या एक जो कॉन्फिडेंशियल रूम बना होता है उसमें आप जाओ, वहां आपकी जांच की जाएगी, ये फॉर्मल एक्यूजेशन नहीं। इन नारायणलाल वर्सेस एमपी मिस्त्री 1961 का केस है, जैसा कि आप देख रहे हैं। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक्टिंग अंडर सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1949 called upon the managing agent of the company to give evidence and produce document from their possession. यहाँ पे इस मामले में जो कंपनी रजिस्ट्रार है, कंपनी रजिस्ट्रार के माध्यम से कंपनी अधिनियम
1949 के सेक्शन 240 के अंतर्गत काम करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर को यह कहा गया कि वो कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो एविडेंस के तौर पर प्रोड्यूस करें. It was held that the proceedings did not partake the character of a criminal prosecution, and the managing agents were not person accused of any offence. Therefore, Article 20 subclause 3 would not apply. तो यहाँ पर जो मैनेजिंग एजेंट ने है उसने आर्टिकल 20 सबक्लॉज 3 का बेनिफिट लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर इनकार किया गया क्योंकि किसी कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा किसी कंपनी को के मैनेजिंग डायरेक्टर को ये कहना कि कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप पेश करें, ये किसी भी तरह का फॉर्मल एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस नहीं है. ठीक है, तो इसलिए सेक्शन 20 आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का ग्राउंड नहीं बनता है. इसी तरह से अ पर्सन चार्ज्ड ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज बीन हेल्ड टू बी नॉट accused of any offense within the meaning of Article 20 subclause 3. इसी तरह से ये कहा गया, निर्धारित किया गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसका चार्ज लगना वो किसी ऑफेंस के बराबर नहीं है. यानी आर्टिकल 20 सबक्लॉज 3 के अंतर्गत वो एक्यूज ऑफ ऑफेंस नहीं कहा जा सकता अगर किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक तरह से डिसिप्लिनरी एक्शन है. ये किसी अपराध के संबंध में नहीं दिया जाता है बल्कि कोर्ट की अवमानना करने में दी जाती है. आर्टिकल 20 सबक्लॉज 3 डज नॉट अप्लाई टू डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनटू एलिगेशन अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट सिंस देयर इज नो एक्यूजेशन ऑफ एनी ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 20 सबक्लॉज 3. तो यहाँ पर ये भी आप देखें कि अगर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाती है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट, तो ये भी आर्टिकल 20 सबक्लॉज 3 का ग्राउंड नहीं बनता है. यानी आर्टिकल 20 सबक्लॉज 3 के अंतर्गत इसमें कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिल सकती है. एक केस, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कॉन्स्टिट्यूशन में, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि नंदिनी सतपथी उड़ीसा में चीफ मिनिस्टर थी और चीफ मिनिस्टर रहते हुए इनको पुलिस के द्वारा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी और उसके संबंध में इन्होंने पिटीशन फाइल किया था और 20 सबक्लॉज 3 का प्रोटेक्शन चाहा था. तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ और इसको आप थोड़ी सी स्टडी कीजिए. और इसके बाद नंदिनी सतपथी का पूरा केस और ये आर्टिकल 20 का जो पूरा बचा हुआ ड्राफ्ट है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, इसकी मैं कल चर्चा करूंगा और कल इसको फिनिश करूंगा. ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.